एक फूल बगिया में मैंने देखा है जिसमें एक पंखुड़ी कम है बाकी सारे फूलों से, पर उसे मयस्सर है एक सा हवा पानी, एक जैसे रंग और बू, एक जैसा ही जादू। तितलियां हो, भंवरे हो या किसी की नजरें हो, उसमें और औरों में फर्क वो नहीं करती। हाँ मगर मेरे प्यारे, ये चमन का किस्सा था। आदमी की बस्ती में इस तरह नहीं होता। फूल रोता रहता है, फर्क होता रहता है। अंशु मिश्रा की इस कविता में कई डिसेबल लोगों का दुख शामिल है। सरकार समझती नहीं कि मात्र स्पेशली एबल्ड जैसे अच्छे नाम देकर इस वर्ग की परेशानियां कम नहीं होंगी। आम मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय पर ना के बराबर ही बात होती है। इसलिए आज का लेख जो हमने चुना है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज की प्रोफेसर अनीता देसाई का लेख है। उनकी किताब रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इन इंडिया भी इसी सब्जेक्ट से डील करती है। तुम्हें पोलियो कैसे हुआ? क्या तुम्हें पोलियो का टीका नहीं लगवाया क्या? तुम्हारे माँ बाप ने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा? यह कुछ सवाल हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं और कभी कभी इनका पूछा जाना मुझे झुंझला देता है। कुछ प्रश्न मैं खुद से भी करती हूँ, जैसे मैं ही क्यों? यह सवाल हम सब अपने बुरे वक्त में तकदीर से पूछा करते हैं। इन प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाए? मैं उन्हें समझाती हूँ कि मेरे माँ बाप इसलिए अपराधी नहीं है क्योंकि पोलियो का वैक्सीन भारत में 1959 में आया, मेरे पैदा होने के 1 साल बाद, तो वह इसे लेकर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। सवाल और उनके जवाब जो भी हों, और आखिर में सच यही बचता है कि मुझे पोलियो है। मुझे ऐसी कोई याद नहीं जब मेरा शरीर बाकियों की तरह समर्थ था। जिस दुनिया में पली बड़ी उसने यही महसूस कराया कि अपंग होना एक दोष है और मैं दोषी हूँ। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि मुझे खुद को अपनाने में कई साल लग गए। हालांकि मुझे इस तरह की घरेलू बातचीत में शामिल नहीं किया जाता था, पर अधिकतर टॉपिक यही होता कि मुझ बेचारी को किस तरह ठीक किया जाए। कभी कोई आंटी कहती, कितनी सोनी है पर देखो ना किस्मत। लड़की की खूबसूरती नापने का एक पैरामीटर यह भी होता है, इसलिए खुद के खूबसूरत न होने का हीन भाव मुझ में रहा। मुझे याद है जब छोटी थी तब अक्सर पैंट या टाइट्स पहना करती थी ताकि मैं अपने लेग ब्रेसेस को छुपा सकूं, पर बाद में मुझे समझ आ गया कि यह पहनावा मेरी चाल नहीं छिपा सकता। हालांकि अपाहिज होने के अनुभव मुझ जैसों और हमारे परिवार को दुख और गुस्से से भर देते हैं, पर समय के साथ हम सोसाइटी के लिए इस कलंक का सामना करना सीख जाते हैं। मेरे माँ बाप इस पोलियो के लिए खुद को जिम्मेदार मानते रहे और इसे ठीक करने के नुस्खे ढूंढते रहे। इसी कारण मुझे कई गुरु, ओझा, तांत्रिक, पंडित, शमन से मिलवाया जाता ताकि मैं नॉर्मल लोगों जैसी बन सकूं। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मैं कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी और समाज का इसके प्रति अमानवीय व्यवहार समझने की कोशिश करती रही। मैं ये कबूलती हूँ कि इन कोशिशों के बावजूद मुझे अपनी डिसेबिलिटी पूरी तरह अपनाने में 30 साल लग गए। जब मैं जवान थी तब मेरी एक गहरी इच्छा थी कि काश मुझे भी नॉर्मल माना जाए। कई साल में वैसाखी या व्हीलचेयर के बिना चली ताकि नॉर्मल लग सकूं। पर लंबी फ्लाइट्स के दौरान मुझे बहुत शर्म महसूस होती क्योंकि तब मुझे कैलिपर्स पहनने पड़ते थे। बाद में मैंने फैसला किया कि मैं पब्लिक में कैलिपर्स पहना करूंगी। हम में से बहुत से डिसेबल्स नॉर्मल दिखने की एक्सट्रीम कोशिश करते हैं। इस एक्टिंग को पासिंग कहते हैं। शायद समर्थ लोगों को डिसेबल्स की ये पासिंग बहुत सरल लगे, पर सच कुछ और है। पासिंग मतलब दुनिया से इंटरेक्ट करना, एबल बॉडीड लोगों के संग उठना बैठना, ऐसा करियर होना जिसका डिसेबिलिटी से कुछ लेना देना ना हो, या दोस्त के घर 2nd फ्लोर तक जाना नहीं बल्कि बड़े टास्क के लिए अडाप्ट होने को कहते हैं। पासिंग तब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब डिसेबल्स ना होने की एक्टिंग आप पर भारी पड़ने लगे। कुछ रीजनेबल बाउंड्रीज तय करने और खुद को तकलीफ देने में बड़ा अंतर होता है। मुझे याद है जब सूर्य ग्रहण के दिन मुझे गले तक एक चमत्कारी माने जाने वाले टीचर में रखा गया। ये भयानक अनुभव मेरे अनकॉन्शियस में जिंदा रहा और तब उभर कर आया जब मैं कुछ सालों बाद साइको एनालिसिस करवाने गई। एक बार ठीक करने की ख्वाहिश में मुझे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाया गया। राजस्थान में हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में मैंने देखा कि कुछ लोगों को चेन से बांध कर रखा हुआ है क्योंकि उन पर आत्मा का साया है, जिसके कारण वो हिंसक हो उठते हैं। मैं तब बच्ची थी और ये देखकर बहुत डर गई कि कहीं मंदिर वाले मुझे भी इस तरह बांध ना दें। इसी आशा में एक बार परिवार वाले सोना ले गए। ये दिल्ली के पास एक गाँव है और अपने सल्फर की सोतों के कारण मशहूर है। यह मानता है कि कई मानसिक रोगी यहाँ ठीक हुए हैं। मुझे नहाने को कहा गया कि शायद मेरा पोलियो भी ठीक हो जाए और मैं बाकियों जैसी बन सकूं। वक्त के साथ मैंने पोलियो को एक बोझ और गिफ्ट दोनों की तरह देखना शुरू किया। मुझे याद है मैं कई मौकों पर गिरी होंगी। गिरने से हुआ फिजिकल पेन उस डर से बहुत कम तकलीफदेह था जो मेरे आसपास के चेहरों पर उतर आता था। मैंने इस एहसास से उबरने के लिए बहुत सी कहानियां गढ़ी। जैसे मैं छुटपन में सोचा करती कि शिद्दत से प्रार्थना करने से मैं ठीक हो जाऊंगी, या एक भूकंप आएगा और मैं गिरकर जब उठूंगी तो आम लोगों की तरह आसानी से चलने लगूंगी। हर रात ये सोचती कि कोई परी आएगी और एक जादुई मंत्र फूंक कर मेरी डिसेबिलिटी दूर कर देगी, पर सब होपलेस नहीं था। मैं जब बचपन में नानी के यहाँ जाया करती तब नानी मुझे गौतम बुद्ध की कहानियां सुनाती थी। यह कहानियां दुख और नियंत्रण की बात करती थी। यही मेरे अनुभव का पर्याय बन गई। मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में मैं मानने लगी कि कष्ट सहना नॉर्मल है और मेरी डिसेबिलिटी इस पीड़ा का एक फॉर्म है जो सब मनुष्यों को अलग अलग रूप में भोगनी होती है।
जायज सी बात है कि बचपन में मेरे पास अपने माता पिता के लिए बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब वे सवाल के रूप में ही देते। जैसे जब मैं पूछती कि मैं ही क्यों, तो वो जवाब देते तुम क्यों नहीं, क्या तुम भगवान का तोहफा नहीं हो। मुझे नहीं पता उन जवाबों को तब मैं समझ पाई थी या नहीं, पर इस कारण मैं कुछ जागरूक तो बनी। मेरे माँ बाप ने मुझे एक जरूरी वैल्यू सिखाई कि फल फूलने की लगन मुझ में हमेशा बनी रहनी चाहिए। कुछ जगहों तक पहुंच पाने की सहूलियत ना होना मुझे हमेशा परेशान करता रहा। मुझे अनगिनत सांत्वनाएं दी जाती, जैसे मैं जो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हूँ वो ग्राउंड फ्लोर पर हो रही है, सिर्फ 3 सीढ़ियों की चढ़ाई है। वो 3 सीढ़ियां और दरवाजे पे लगा मेटल बैरियर मेरी व्हीलचेयर के लिए अड़चन बन जाता। छोटी छोटी जरूरतें जैसे पास की दुकान जाना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन होता। ये सब जगह व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों को ध्यान में रख नहीं बनाई जाती। समाज और सरकार को ये याद नहीं रहता कि हम भी सब लोगों की तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं। ये मैंने बड़े होकर समझा कि किस तरह सोशियो कल्चरल प्रोसेस के जरिए एक बीमारी को महत्वता दी जाती है, उसे समझा और महसूस किया जाता है। समाज का रवैया हमसे शादी और मदरहुड जैसे प्राकृतिक और प्रेस्टिजियस रोल भी छीन लेता है। मैं अपंग हूँ, हाँ, कई तरह के अदृश्य जख्मों के साथ। हालांकि आंसू झरते हैं, पर मेरा थीम सॉन्ग हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना रहा। पर्सनल इज पॉलिटिकल, माने जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक भी है, मेरा नारा बन गया। मैंने समाज के इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। बाद में ये महसूस कर पाई कि शायद ठीक होना मेरा कभी सपना नहीं रहा था, बल्कि सपना औरों की तरह आजाद रहने का था। जब मुझे परमानेंट जॉब मिली तो नए सवाल सामने आए। क्या मैं गाड़ी ड्राइव कर पाऊंगी? क्या कोई आदमी होगा जो मुझसे प्यार कर पाएगा और मेरे साथ जिंदगी गुजारना पसंद करेगा, मेरी केयर करेगा? क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? वगैरह वगैरह। एज ए यंग वुमन मैंने सवाल करना छोड़ दिए, क्योंकि मुझे पता था ये रूल्स मेरे लिए नहीं है। डिसेबिलिटी कोई श्राप नहीं, इसी को बुनियाद बना मैंने अपने सवाल रिफ्रेम किए। सबकी सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर कोई डिसेबल व्यक्ति से सहानुभूति नहीं रखता तो वह मेरे आत्मीय जीवन को कभी समझ नहीं पाएगा।